हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं एयर चैप्टर 4 को, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन क्या है और स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना क्या है। जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे वायुमंडल के अलग अलग कौन कौन से लेयर हैं, जिसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर 4 को हम लोग कवर कर रहे हैं। ये पहला ही वीडियो है जिसके अंतर्गत हम लोग इन सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी का इसका आंसर पता होगा। आपको इसको अवश्य कमेंट करना है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, और एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वायुमंडल वायु की एक पतली परत है जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंट रोल है नेचुरल एनवायरनमेंट में। जैसे आप देखेंगे, द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ एसेंशियल गैसेज दैट हेल्प टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे जो लाइफ है, ठीक है, जो जीवन है, इसको सस्टेन करने में वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। द एटमॉस्फेयर प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। टेम्परेचर ऑफ द अर्थ आप देखेंगे तो अर्थ का जो टेम्परेचर बना होता है चारों तरफ से, आप देखेंगे कि यहाँ का तापमान जो है ना अधिकतम गिरता है ना ही अधिकतम बढ़ता है। एकाएक नहीं बढ़ता है, एकाएक नहीं गिरता है। इसका मेन कारण यही है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, जिससे लाइफ जो है वो सस्टेन करती है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का संगठन क्या है? संगठन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर अनेक प्रकार के गैसों का विस्तार पाया जाता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू गैसेज विच मेक ऑफ द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की जो महत्वपूर्ण दो गैसेज हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर विस्तृत मात्रा में पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेजर क्वांटिटीज। यहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, ये सारे गैसेज पाए जाते हैं। साथ ही साथ apart from gases, tiny dust particle are also present in the atmosphere। यहाँ पर कुछ मात्रा में आप देखेंगे, जैसे इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ये 78%, ऑक्सीजन जो है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03 होता है, सॉरी यहाँ पर 0.03%, हालांकि यह बढ़ रहा है इसकी मात्रा, और आर्गन है और अदर गैसेज हैं। अदर गैसेज में हमने बताया कि यहाँ पे मेनी तरह के गैसेज, जिसमें हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है, हाइड्रोजन है। तो ये सारी गैसेज, साथ ही साथ यहाँ पर डस्ट पार्टिकल भी पाए जाते हैं आपके वायुमंडल में, ठीक है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप याद रखेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है महत्वपूर्ण गैसेज है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो 0.03% आपके वायुमंडल में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इट्स नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा की मात्रा में वृद्धि होने से पृथ्वी का तापमान जो बढ़ता है, इंक्रीज जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, उसी को हम लोग भूमंडलीय तापन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आज आप देखते हैं कि उद्योग धंधे के बढ़ते प्रयोग से, साथ ही साथ हम इतने अधिक परंपरागत ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की लगातार मात्रा बढ़ रही है। लगातार इसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, जिससे हमारे पृथ्वी का तापमान जो है, ठीक है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। इसी को हम भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जानते हैं।
नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको हिंदी में भी ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस by which radiation from a planet's atmosphere warm the planet's surface to a temperature above what it would be without this atmosphere। यहाँ पर हम देखेंगे तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है यह सूर्य द्वारा विकिरण सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर ही रोके रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर इस आप इमेज से देखेंगे, जैसे ये अर्थ का सरफेस है, सनलाइट जो आ रही है सूर्य से, इस उष्मा को पृथ्वी जो है वो अनेक माध्यम से यहाँ पे रोक के रखती है। जैसे कि यहाँ पर वायुमंडल में अनेक प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, पृथ्वी का जो सरफेस है वो ऑब्जर्व करता है, वायुमंडल ऑब्जर्व करता है और इसको ये बनाए रखता है अपने यहाँ तापमान को। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में, तो इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि अनेक पार्टिकल हैं, वायुमंडल है, बादल है, साथ ही साथ अर्थ का जो सरफेस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर तापमान को, ऊष्मा को एब्जर्व करती हैं और इसको बनाए रखती हैं। तो यही हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर क्या है, वायुमंडल की संरचना क्या है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड रफली अप टू 1600 किलोमीटर्स अबव द अर्थ। ये अर्थ से, पृथ्वी के सरफेस से कितना, 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है रफली। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। इसको 5 स्तरों में, 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। ये 5 लेयर हैं जिसको अलग अलग संदर्भों में हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। 5 लेयर में पहला है ट्रोपोस्फीयर, जो पृथ्वी के सबसे पास का लेयर है, सबसे नज़दीक का लेयर है। द ट्रोपोस्फीयर इज़ द लोवेस्ट बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू 18 किलोमीटर्स ओवर द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर ओवर द पोल्स। इसको हम देखेंगे तो ट्रोपोस्फीयर पृथ्वी का सबसे निचला वायुमंडल का लेयर है, स्तर है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका जो ऊंचाई है, ठीक है, आप देखेंगे तो इक्वेटोरियल जो विषुवतीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में इनका जो ऊंचाई है वो काफ़ी अधिक पाया जाता है, जबकि ध्रुवों में इसका ऊंचाई कम पाया जाता है। जैसे यहाँ पर इसकी ऊंचाई पाई जाती है 18 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे, यानी कि ध्रुव इक्वेटर के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास, ठीक है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बैठेंगे तो यहाँ पे मात्र 1 किलोमीटर ऊंचाई रह जाती है, 8 किलोमीटर। तो इसको याद रखेंगे, इसलिए इसके औसत जो ऊंचाई माना जाता है वो 13 किलोमीटर में आ जाता है। क्लियर है? यह कैसे इंपॉर्टेंट है इसको भी देख लेते हैं। ऑल वेदर फिनोमेनस लाइक रेन, फॉग एक्सेट्रा एकोर इन दिस लेयर। जो वायुमंडल की अनेक घटनाएं होती हैं, चाहे वो वर्षा हो गई, मौसम संबंधी, फॉग हो गया, ये घटनाएं इसी लेयर में एग्जिस्ट करती हैं। बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजिंग विथ हाई इन दिस लेयर। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, इसमें तापमान जो है वो घटता है और प्रेशर भी घटता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, समताप मंडल जिसको हिंदी में बोलते हैं, समताप मंडल, ठीक है, इसको याद रखेंगे, समताप मंडल। द एटमॉस्फेयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर एंड एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। किसके ऊपर? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर। दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम वेदर फिनोमिनोज लाइक फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, रेन एक्सेट्रा। और यह जो है, यहाँ पर किसी प्रकार के वेदर फिनोमिनोज जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। जैसे क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, रेन हो गया, तो इस लेयर में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण thus providing ideal conditions for flying of jet planes। यहाँ पर जिसके कारण क्या होता है कि जेट प्लेन्स के
उड़ान के लिए ये अनुकूल क्षेत्र होता है। इसीलिए आप देखेंगे तो स्ट्रेटोस्फीयर में ही जितने भी उड़ानें होती हैं जेट, उनकी उड़ानें इसी लेयर में की जाती हैं। आगे बात करते हैं। दिस लेयर इज रिच इन द ओजोन गैस विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। और एक कारण से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ओजोन गैस, ठीक है। ओजोन जो गैस है वो एग्जिस्ट करती है इसी लेयर में, ठीक है। इसी लेयर में ओजोन गैस एग्जिस्ट करती हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं हार्मफुल अल्ट्रावायलेट किरणों से, ठीक है। जो परावैगणिक किरणें हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का जो कार्य करती हैं वो ओजोन गैस करती हैं, जो किस मंडल में पाई जाती हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में, दूसरे मंडल में, ठीक है। आगे बात करते हैं तीसरा मंडल कौन सा है? तीसरा वायुमंडल का परत है मेसोस्फीयर, ठीक है, जिसको हिंदी में मध्य मंडल कहा जाता है। द मेसोस्फीयर इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच एक्सटेंड फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच, ठीक है। यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी वाला पार्ट जो है, लेयर जो है, उसमें यह मेसोस्फीयर है। मेट्रोइड्स विच इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर बर्न अप दिस लेयर। जो मेट्रोइड्स होते हैं, यहाँ पर फिगर में देखेंगे तो इसका एग्जिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर होता है, ठीक है, 80 किलोमीटर तक। और इसी मंडल में जो मेट्रोइड्स होते हैं वो बर्न कर जाते हैं, जल जाते हैं, जिससे हमें टूटते हुए तारे की भांति दिखाई देते हैं। आप लोग रात में देखे होंगे, रात्रि के समय। तो ये क्रियाएं जो होती हैं वो मेसोस्फीयर मध्य मंडल में ही संपादित होती हैं। चौथे की बात करते हैं। चौथा है हमारा थर्मोस्फीयर, ठीक है। थर्मोस्फीयर, इसको वायुमंडल भी कहा जाता है, वायुमंडल का ये चौथा मंडल है। इन द थर्मोस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीजिंग रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। इस मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वो अचानक जो है वो टेम्परेचर बढ़ता है। आयनोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर दैट एक्सटेंड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर्स, ठीक है। और ये जो मंडल है ये 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करता है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ एंड हेल्प टू रेडियो कम्युनिकेशंस। और इसी मंडल में आप देखेंगे तो ये जो चौथा मंडल है, ठीक है, ये 400 तक पाया जाता है। तो इसी मंडल में हमारे जो रेडियो का प्रसारण होता है, कम्युनिकेशंस का प्रसारण होता है, ये होता है इसी मंडल के द्वारा, क्योंकि इस मंडल में आयंस पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है। इसी के द्वारा इन किरणों का, यानी कि हमारे जो वेव होते हैं रेडियो के, उनको रिफ्लेक्ट किया जाता है, जिससे हमें अनेक प्रकार के दूरदर्शन हो गया और बाकी रेडियो प्रसारण सुने जाते हैं। और एट लास्ट है, चौथा है एक्सोस्फीयर, वायुमंडल। द एक्सोस्फीयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर द डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी थिन। और ये सबसे ऊपरी परत है वायुमंडल का। 1, 2, 3, 4, 5वां परत है ये, आप याद रखेंगे। 5वां परत है जिसमें वायु की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो काफ़ी पतला पाया जाता है, काफ़ी कम पाया जाता है। इट हैज़ नो आउटर लिमिट एंड अल्टीमेटली मार्जेस इनटू इंटरप्लानेटरी स्पेसेस। आप इसमें देखेंगे तो लगभग ये इसका कोई सीमा नहीं है, लेकिन ऊपर जैसे जैसे जाएंगे हम तो इंटरप्लानेटरी जो स्पेस है वो उसमें मर्ज कर जाता है, ठीक है। आइए इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। ओके, यहाँ पे इस फिगर को आप देख रहे होंगे। यहाँ पर अर्थ सरफेस के ऊपर अनेक प्रकार के एटमॉस्फेयर लेयर उपलब्ध हैं, जैसे ट्रोपोस्फीयर। इसमें बादल, मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। सेकंड जो है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसमें ओजोन लेयर जो है एग्जिस्ट करता है, जिसमें वायुयान वगैरह उड़ाना, ठीक है, विमान को उड़ाना आसान होता है, क्योंकि ये जो अनेक गतिविधियां हैं बादल बनने की, वो सारी घटनाएं इसमें नहीं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं, इसलिए इसमें वायुयान को उड़ाना काफ़ी अनुकूल होता है। थर्ड हमने देखा था मेसोस्फीयर। फोर्थ हमने देखा था थर्मोस्फीयर, जिसमें हमारे जो रेडियो तरंगों का प्रवर्तन है, ठीक है, रिफ्लेक्शन है, वो होता है यहाँ पे
इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो तरंगों को। और लास्ट में हमने एग्जियोस्फीयर देखा था, जहाँ पे ये बाहरी सबसे 5वीं परत है जो काफ़ी कम कह सकते हैं पतली गैसों का परत पाया जाता है। तो ये 5 हमने देखा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है। धन्यवाद।